टीवी में हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है अब राजधर्म का। 800 साल पहले बख्तियार खिलजी ने भारत के जिस वैभव को खाक कर दिया था, मोदी 3.0 में उसकी साख वापस लौटाने की कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट भले ही कम हुई हो, लेकिन मोदी के तेवर में कहीं से किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। मोदी आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे वो जब पहली बार उनकी सरकार बनी यानी कि 2014 और जब दूसरी बार 2019 में सरकार बनी यानी कि 2.0 में जैसे काम कर रहे थे, ठीक वैसे कर रहे हैं। मोदी का संकल्प भारत को 2047 तक विकसित बनाना और देश का वैभव, देश का गौरव वापस लौटाना है। इसकी एक झलक आज बिहार के नालंदा में नजर आई है। पिछले साल देश की राजधानी दिल्ली में हुए G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को शिक्षा के केंद्र नालंदा का ट्रेलर दिखाया था और आज उसकी पूरी पिक्चर रिलीज हो गई है। नरेंद्र मोदी ने आज राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन किया। बिहार समेत पूरे देश को उसका गौरवशाली इतिहास लौटाया, वो इतिहास जिस पर पूरे भारतवर्ष को नाज है। आज जिस नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का मोदी ने उद्घाटन किया, वो जगह अपने साथ 1600 साल पुराने प्राचीन इतिहास को समेटे हुए है। जब दुनिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज अपने वजूद में भी नहीं आई थी, उस वक्त इसी नालंदा की जमीन से दुनिया भर को शिक्षा बांटने का काम हो रहा था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब आक्रमणकारियों ने भारत के इस वैभव को आग के हवाले कर दिया। लेकिन अब 800 साल के बाद एक बार फिर उसी तर्ज पर नालंदा में नई और इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया है और बिहार को उसका वैभव लौटाने का काम किया है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। तो आग की लपटें ज्ञान को कभी नहीं मिटा सकती, बहुत गहरी बात आज प्रधानमंत्री ने कही है। आज मोदी ने नालंदा में जिस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया, उसका सपना भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देखा था, जिसे आज नीतीश कुमार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने साकार कर दिया है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने कलाम साहब के सपने को कैसे जमीन पर उतारा, कैसे ये नई नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी से अलग है, इसमें क्या क्या खास है, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले नालंदा के उस गौरवशाली प्राचीन यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान लीजिए, जो कभी दुनिया भर के लिए शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी। जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे, उस वक्त नालंदा
कई सौ साल की अपनी लेगेसी बना चुका था। जब आज दुनिया भर में फेमस बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अपने अस्तित्व में भी नहीं आई थी, तब भारत ने दुनिया भर में ज्ञान देने का काम किया। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में से एक थी, जहां छात्र और शिक्षक एक ही कैंपस में रहा करते थे। इसका निर्माण आज से करीब 1600 साल पहले सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। 12वीं शताब्दी के आखिरी तक इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती रही। दुनिया भर में छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते रहे। दुनिया की पहली आवासीय यूनिवर्सिटी में से ये एक है। करीब 1600 साल पहले सम्राट कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया। 12वीं शताब्दी के अंत तक विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुई और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी भव्य थी, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े हॉल हुआ करते थे। अब मैं आपको बताती हूं कि क्या क्या सुविधाएं उस वक्त हुआ करती थी जब दुनिया में कोई ऐसी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानता भी नहीं था। 300 कमरे थे, 7 बड़े हॉल थे, 9 मंजिला और एक बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें दुनिया भर के किसी कोने के बारे में अगर आप जानना चाहते तो आप नालंदा पहुंच जाइए। लाइब्रेरी में 3 लाख से ज्यादा किताबें हुआ करती थी, यानी कि इस लाइब्रेरी ने आप कह सकते हैं कि अपने आप में एक दुनिया समेट रखी थी। आप दुनिया के बारे में यहाँ विस्तार से जान सकते थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे करीब 10,000 छात्र। चीन हो, जापान हो, ईरान हो, यहाँ से लेकर दुनिया भर के छात्र यहाँ पर पहुंचा करते थे पढ़ने के लिए। 1500 से ज्यादा अध्यापक यहाँ पर पढ़ाने के लिए मौजूद थे। आप जरा सोचिए कि 1600 साल पहले नालंदा कितना बड़ा ज्ञान का सागर था। नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र और मेडिकल जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते रहे हैं। इसी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागार्जुन जैसे कई महान विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की थी। चीन के महान स्कॉलर हेनसोंग के बारे में तो आपने सुना होगा। 7वीं सदी में यहाँ आकर उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की थी। इस यूनिवर्सिटी में एक धर्मगूंज नाम की लाइब्रेरी थी, जिसका मतलब सत्य का पर्वत था। इसके 9 मंजिला थे और इसे 3 भागों में, अलग अलग भागों में बांटा गया था। जो भाग थे रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। भारत का यह ज्ञान सागर हमेशा से आक्रमणकारियों की आंखों में चुभता रहा। जो आक्रमण करने के इरादे से भारत आते थे, उनकी नजर इस यूनिवर्सिटी पे जरूर हुआ करती थी। आपको बता दें कि 3 बार आक्रमणकारियों ने यहां पर हमला किया। साल 1193 में टर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने अपनी फौज के साथ हमला करके नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। यहाँ की भव्य लाइब्रेरी में मौजूद करीब 90 लाख किताबों को आग के हवाले कर दिया। ये आग इतनी विकराल थी कि बताते हैं कि 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जलती रही। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकी। खिलजी की आग नालंदा की गौरव गाथा को नहीं जला सकी। आज नरेंद्र मोदी जब नालंदा पहुंचे तो दोनों खंडहर बन चुके उस प्राचीन गौरव को गौर से देखा। काफी देर तक घूमे और इसके बाद यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर बनी नई नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया। दुनिया भर की, खास तौर से बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा से सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। विश्व प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा की पूर्ण स्थापना की परिकल्पना भारत और ईस्ट एशिया समिट देशों के बीच ज्वाइंट कॉर्पोरेशन के तौर पर की गई। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के राजदूत समेत कई इंटरनेशनल गेस्ट भी मौजूद थे और इस ऐतिहासिक दिन के आज गवाह बने। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए
जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया, वो कैसा है, कितना भव्य है, ये अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास जितने तालाब थे, लगभग उतने ही तालाब इस विश्वविद्यालय परिसर में भी रखे गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में 40 क्लासरूम वाले 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, जिनकी कुल बैठने की क्षमता करीब 1900 है। तो 455 एकड़ में पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में 300 सीटों की क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम और 550 छात्रों की क्षमता वाला एक हॉस्टल भी बनाया गया है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिषद सहित कई अन्य तरह की सुविधाएं भी इसमें मौजूद होंगी। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में फिलहाल अभी 17 देश के 400 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के कुल 7 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। इस एकेडमिक सेशन से यहां 2 और सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए 10 विषयों की पढ़ाई होती है। न्यू कैंपस में दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बनानी जा रही है, जहां 3 लाख से ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां भी रखी जाएंगी। जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था, तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। तो यहां नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक और दिलचस्प आपको मैं बात बताने जा रही हूं। आज जो नालंदा यूनिवर्सिटी खड़ी है, उसका सपना भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था। कलाम साहब 28 मार्च 2006 को बिहार गए थे। बिहार विधानमंडल के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने की सलाह दी थी। इसके अगले ही साल नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा में नए विश्वविद्यालय के निर्माण का विधेयक पारित किया। इसके बाद अगस्त 2010 को संसद में नालंदा यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ और नवंबर 2010 में यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी गई। 1 सितंबर 2014 को यहां पहले एकेडमिक सेशन की शुरुआत हुई और आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है। अब नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहां पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहां सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहां पर पढ़ते थे। यहां पर चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका
मिला तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम वर्तमान में यहाँ 17 देशों के 400 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। तो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनने से एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में भारत का नाम दुनिया में बुलंद होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को प्राचीन संरचना के साथ मिलाने की कोशिश की गई है। कैंपस के निर्माण के लिए एक तालाब की खुदाई की गई। खुदाई से जो मिट्टी निकली उनसे कच्ची ईंटें तैयार की गई, जिन्हें पकाया नहीं गया था बल्कि रसायन डालकर तैयार किया गया। नए कैंपस के निर्माण में पानी के लिए बोरिंग नहीं की गई थी, बल्कि इसके लिए खोदे गए तालाब में वर्षा के पानी को इकट्ठा करके इस निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नीट एग्जाम पर मचे घमासान की। नीट एग्जाम में धांधली के विरोध में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। स्टूडेंट्स नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस मामले में अगर 0.01% किसी भी तरीके की खामी अगर रही तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रेस मार्क्स को पहले हटाया जा चुका है, लेकिन इस मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज मैं आपको नीट एग्जाम में जो बड़े खुलासे हुए हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। आपको इस खुलासे से जुड़े एक एक तथ्य आपके सामने रखूंगी और साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगी कि पेपर लीक की जांच अब तक कहां पहुंची है। लेकिन उससे पहले आपको नीट एग्जाम विवाद से जुड़ी 3 बड़ा अपडेट दे देती हूं। पहला अपडेट तो यह है कि पटना में जो पेपर लीक हुआ था उसका मंत्री कनेक्शन सामने आ गया है। ये मंत्री कौन है और उसका कनेक्शन कैसे सामने आया, आपको यह भी बताऊंगी। दूसरा बड़ा अपडेट जान लीजिए, वो ये है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर जो दावा किया था वो गलत निकला। और तीसरा अपडेट ये है कि बिहार पुलिस की ईओयू ने पटना पेपर लीक की जांच अब तेज कर दी है। आज आपको इन तीनों अपडेट के बारे में डिटेल से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात करती हूं पेपर लीक के मंत्री कनेक्शन की। 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ और पटना में पेपर लीक हुआ था। इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रही हूं। इस मामले में एक मंत्री का नाम सामने आया है, बिहार के डिप्टी सीएम। ठीक सुना आपने, बिहार के एक पूर्व डिप्टी सीएम तक का नाम ले रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूं कि यह बड़ा खुलासा क्या है और क्या है मंत्री का कनेक्शन। दरअसल 5 मई को नीट का एग्जाम था और 4 मई को ही पेपर लीक हो गया। 4 मई को पटना के NHAI के गेस्ट हाउस में छात्रों को रुकवाया गया था। इसका सबूत भी सामने आया जिसमें मंत्री जी लिखा गया है। यही वो सरकारी सबूत है। ये NHAI के गेस्ट एंट्री रजिस्टर का ये वही पेज है जिस पर 4 मई का जिक्र है। इसमें चेक इन के आगे N10 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 12:40, जिसका मतलब ये है कि N10 यानी कि N10 रूम नंबर है और चेक इन का समय है 12:40। गेस्ट के एंट्री रजिस्टर में आगे छात्र अनुराग यादव का नाम लिखा है और नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है। अनुराग यादव के नाम के नीचे अंग्रेजी में लेटर नंबर 440 लिखा हुआ है। यही वो पेपर है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुराग यादव कौन है जिसके नाम के आगे मंत्री जी लिखा हुआ है और लेटर नंबर 440 मेंशन हुआ है। तो आपको बता दूं कि अनुराग यादव नीट एग्जाम का परीक्षार्थी है जो अपनी मां के साथ 4 मई 2024 को 12:40 पर नाई के गेस्ट हाउस आया था। यह अनुराग यादव आरोपी सिकंदर यादवेंदु का रिश्तेदार है। सिकंदर यादवेंद के साले का बेटा है। पेपर लीक मामले में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सिकंदर यादवेंद ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने ही NHAI के गेस्ट हाउस में अनुराग यादव को ठहरने की व्यवस्था की, लेकिन जब इंडिया टीवी की टीम ने गेस्ट एंट्री रजिस्टर की जांच की तो ये बात सामने आई कि इसमें अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है। लेटर नंबर 440 का जिक्र है, जिसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि किसी मंत्री के कहने पर ही सिकंदर यादवेंद्र ने NHAI के गेस्ट हाउस में नीट के परीक्षार्थी को ठहराया था और बाद में उसे प्रश्न पत्र और आंसर जो शीट आती है उसे भी उपलब्ध कराया गया था। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। नाई का काम देश भर में हाईवे बनाने का होता है। उस नाई के गेस्ट हाउस में एक मंत्री के लेटर पर छात्रों को ठहराने की व्यवस्था कर दी गई। यह गेस्ट हाउस पटना एयरपोर्ट के पास है। NHAI गेस्ट हाउस में छात्रों के ठहरने की व्यवस्था सिकंदर ने कराई थी। इस मामले में पुलिस ने छात्र अनुराग को भी अरेस्ट किया है, जो इसी गेस्ट हाउस में अपनी मां और कुछ अन्य अभ्यर्थियों के साथ ठहरा हुआ था।
नीट पेपर लीक मामले की जांच के दौरान एक बात ये सामने आई कि इस मामले में आरोपी सिकंदर यादवेंदु ने अपने एक रिश्तेदार को पटना एयरपोर्ट के पास NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया। पटना एयरपोर्ट के पास यही वो गेस्ट हाउस है और इसमें N10 कमरे में सिकंदर यादवेंदु ने अपने साले के बेटे अनुराग यादव जो परीक्षार्थी था और उसकी मां रीना कुमारी को ठहराने की व्यवस्था की। सिकंदर यादवेंदु से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उस पूछताछ में उसने इस बात को खुद कबूल किया है और अपने कबूलनामे में सिकंदर यादव ने ये बात कही है कि उसी ने अपने साले के बेटे को ठहराने का इंतज़ाम किया NHAI में। ये NHAI का गेस्ट हाउस है, ये N10 कमरा जिसमें अनुराग यादव और उसकी मां ठहरे थे। क्या इसकी मतलब रेंट क्या है, इसका टैरिफ क्या है? टैरिफ तो सर विभाग ही तय करता है, टैरिफ हम नहीं तय करते इसको, हमको सिर्फ बुकिंग के लिए लेटर आता है जी। तो उनको लेटर कहाँ से आया? क्या वो खुद से उन्होंने बुक किया सिकंदर यादवेंदु ने, या किसी का लेटर भी था? अब सर इतनी तो जानकारी नहीं है, मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल उसका कि बुकिंग खुद से, लेकिन बुकिंग आई ज़रूर थी जी। तो क्या आप लोग से भी कोई पूछताछ हो रही है इस मामले में, चूंकि सिकंदर यादवेंदु ने कबूलनामे में खुद ये बात कही है? ये क्या बात कही है? उन्होंने कहा है कि पटना एयरपोर्ट के पास NHAI के गेस्ट हाउस में हमने ही अनुराग यादव और उसकी मां को ठहराने का इंतजाम किया। सर हम उनके बारे में नहीं जानते कोई चीज़, मैंने बोला ना कि जो यहाँ था एक बेटा थी, एक उसकी माँ थी, ये दो लोग थे यहाँ पे रुके हुए। अब वो सिकंदर यादव थे कि कौन थे, अब मैं उनके बारे में बता नहीं सकता आपको। तो पुलिस कोई जानकारी लेने की कोशिश कर रही है? रजिस्टर पुलिस ने देखा है यहाँ पे? नहीं, पुलिस तो अभी तक नहीं आई हमारे पास कोई चीज़ जानकारी लेने के लिए। हमारे पास जो बुकिंग आएगी वो बिल्कुल यहाँ ठहर सकता है। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि आप भी रुक सकते हो यहाँ पे। तो इसी गेस्ट हाउस में अनुराग यादव और उसकी मां ठहरी। अब चूंकि खुद सिकंदर यादव ने अपने कबूलनामे में ये बातें रखी है और जाहिर है अब जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है तो इसमें इस पहलू की भी जांच होगी। तो NHAI के गेस्ट हाउस में रुकने के नियम क्या हैं? 4 मई को यहां और कौन कौन रुका था? इंडिया टीवी की टीम ने यह भी जानने की कोशिश की है तो ये पता चला कि यहां एक दिन रुकने का किराया 3500 रुपए होता है। यहां कोई भी सरकारी कर्मचारी ही ठहर सकता है, इसके लिए चीफ इंजीनियर से आदेश लेना जरूरी होता है। नहीं, प्रॉपर वे में बुकिंग आई, बुकिंग के बाद वो ठहर रहे हुए थे, तब तक से आई और पकड़ के ले गई उनको। तो हमारे यहाँ तो कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, आइएगा बुकिंग के थ्रू तो रखा जाएगा। तो पुलिस अब जानकारी आप लोगों से मांग रही होगी, क्या जानकारी मांगी? पुलिस को जो जानकारी चाहिए वो पुलिस ले जा चुकी है। तो यहाँ क्या और भी परीक्षार्थी सब ठहरे हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ही वो परीक्षार्थी था और ठहरे रहते तो CBI या जो भी है जांच कर रही है एजेंसी, वो उनको पकड़ के ले जाती हैं। तो किसी का रेफरेंस की जरूरत भी होती है बुकिंग में या कोई प्रक्रिया? नहीं, सरकारी आदमी कोई भी अपना बुकिंग करवा सकता है, बशर्ते कि सरकारी हो, लेटर पैड पे। तो जूनियर इंजीनियर की हैसियत से सिकंदर यादवेंदु ने ये बुकिंग कराई क्या? जी, जूनियर इंजीनियर की हैसियत से ही कराई। तो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पेपर लीक का एक एक सबूत तलाश कर रही है और अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। NHAI के गेस्ट हाउस जाकर सबूत भी जुटाने की जो कोशिश है वो पुलिस की ओर से की गई, लेकिन इस मामले में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सॉल्वर गैंग का मददगार मंत्री कौन है? किसके कहने पर मंत्री ने लेटर लिखा था? क्या सिकंदर यादवेंद्र की पहुंच मंत्री तक है या क्या सॉल्वर गैंग को किसी मंत्री का संरक्षण मिला हुआ है? आखिर वो सफेद पोश कौन है जिसका जिक्र अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी के नाम से है, जिसका श्रेय आरोपी सिकंदर यादवेंद्र को मिला था और जिसने पटना में पेपर लीक की पूरी पटकथा लिखी थी। पटना में NHAI के गेस्ट हाउस में एक छात्र को रुकवाया गया था। जिस छात्र को गेस्ट हाउस में रुकवाया गया था वो आरोपी सिकंदर के साले का बेटा है। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि इस मामले में बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। विजय सिन्हा का ये दावा आपको बता दें कि आया है कि जो लोग इसमें पकड़े गए हैं उसका संबंध प्रीतम नाम के एक शख्स से है, जो बिहार के पूर्व डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। NHAI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई जदुवंशी हैं, उसका लिंक, उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जुड़े हैं।
ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ और 4 मई को ही पटना में पेपर लीक की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। अब तक 13 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक नाम सिकंदर यादवेंद्र का है। आखिर ये सिकंदर यादवेंद्र कौन है, जरा इसके बारे में भी आप विस्तार से जानिए। सिकंदर यादवेंद्र जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, वो इस मामले का किंगपिन यानी कि सरगना है। वो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है। सिकंदर यादवेंद्र 2012 में बिहार एसएससी का एग्जाम पास कर चुका है, जिसके बाद वो जूनियर इंजीनियर बना था। लेकिन जूनियर इंजीनियर बनने से पहले वो रांची में ठेकेदारी किया करता था। उसका बेटा और बेटी दोनों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों ने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। उसका दामाद भी एमबीबीएस करने के बाद पीजी कर रहा है। सिकंदर पहले भी जेल जा चुका है। वो एलईडी घोटाले का आरोपी है और अब पेपर लीक के मामले में भी जेल में है। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू लगातार कार्रवाई कर रही है। वो सॉल्वर गैंग के जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में ईओयू ने आज पूछताछ के लिए नीट एग्जाम देने वाले उन छात्रों को बुलाया जिसका रोल कोड अपराधियों के पास से मिले थे। ऐसे कुल 11 छात्र थे जिनका रोल कोड सॉल्वर गैंग के मेंबर्स के पास था, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी परीक्षार्थियों का रोल कोड एनटीए से शेयर किया और उसकी पूरी डिटेल की मांग की है। एनटीए ने भी छात्रों की पूरी डिटेल ईओयू को दे दी है, जिसके बाद ईओयू ने उन छात्रों को समन भेजा और पूछताछ के लिए बुलाया है। अब एनटीए ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन छात्रों के रोल कोड सॉल्वर गैंग के पास कैसे पहुंचे, कैसे थे, क्या सॉल्वर गैंग ने इनसे भी पैसे लिए थे, क्या इन्हें भी पेपर मुहैया कराए गए थे। ये तमाम सवाल हैं। एक तरफ जहां नीट के पेपर लीक की जांच हो रही है, तो दूसरी तरफ एनटीए को बड़ी राहत मिली है। एनटीए पर जो ओएमआर शीट फाड़ने का आरोप लग रहा था, उसमें क्लीन चिट मिल गई है और ये क्लीन चिट इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दी गई है। दरअसल लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल नाम की एक छात्रा ने एनटीए पर गंभीर आरोप लगाए थे। आयुषी पटेल ने यह दावा किया था कि उसके ओएमआर शीट को एनटीए ने फाड़ दिया है। उसने यह भी दावा किया था कि उसके 715 मार्क्स थे, जबकि स्कोर कार्ड में 355 मार्क्स ही लिखे गए थे। इसे लेकर आयुषी पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एनटीए के खिलाफ भी याचिका दाखिल की थी, लेकिन एनटीए को यहां पर क्लीन चिट मिल गई। उसकी सच्चाई सामने आ गई है। इलाहाबाद कोर्ट ने आयुषी पटेल की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये माना कि याचिकाकर्ता आयुषी पटेल की ओर से जो सबूत पेश किए गए थे वो झूठे थे। फर्जी दस्तावेज के सहारे एनटीए पर झूठे आरोप लगाए गए। इस मामले में एनटीए को क्लीन चिट देते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एनटीए ये चाहती तो वो इस मामले में आयुषी पर कार्रवाई भी कर सकती है। मतलब ये हुआ कि जब एनटीए को ये छूट मिल गई है कि वो आयुषी पटेल के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि आयुषी के आरोपों से एनटीए की खूब बदनामी हुई है। दरअसल आयुषी पटेल के आरोपों को समय और बल मिल गया जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आयुषी के वीडियो को शेयर कर दिया था। प्रियंका गांधी ने 10 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। प्रियंका गांधी ने लिखा था कि साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक, रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को लापरवाही वाला रवैया छोड़कर परीक्षा प्रणाली पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुषी पटेल के दावे को खारिज कर दिया है, तो प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठने लगे। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी ने यह पूछा कि क्या इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा को माफी नहीं मांगनी चाहिए? झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। दोनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये झूठ में पीएचडी कर चुके हैं और एक और झूठ जिसका पर्दाफाश आज हो चुका है। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया एनटीए को और बाकी एजेंसीज को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनकी ओएमआर शीट फटी नहीं थी। उनके मार्क्स जो थे, जो उनको लग रहे थे कम दिए थे, वैसा कुछ नहीं था। उनके सारे क्लेम्स फर्जी थे, फेक थे। इनके वीडियो को प्रियंका वाड्रा ने शेयर। कोई व्यक्ति अगर कोई
सोशल मीडिया पे कुछ लिख देता है तो कांग्रेस की सरकारें उस पर एफआईआर कर देती है, और यहां पर प्रियंका वाड्रा ने इतना बड़ा झूठ फैलाया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? और ये कब तक झूठ और फरेब के नाम पर कांग्रेस पार्टी कुछ वोट पाने के लिए देश में आग लगाती रहेगी? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात, क्या प्रियंका वाड्रा अब जबकि हाईकोर्ट से आ चुका है कि आयुषी पटेल के सारे दावे झूठे थे, उस पर क्या सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगी, हाँ या ना? तो एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर अटैक किया। ओवैसी ने एनडीए चीफ को संघ का आदमी बता दिया। सुनिए। हर बोर्ड एग्जाम से पहले नरेंद्र मोदी आ जाते टीवी के ऊपर, बच्चों को जमा करते और बच्चों को क्या एक एडवाइस देते, आप एग्जाम वॉरियर है। अरे कौन से एग्जाम के वॉरियर है मोदी जी? असल जंग तो आपने बच्चों पे छेड़ दी अपनी तरफ से, इनके मुस्तकबिल को आपने बर्बाद कर दिया, इनके मां बाप के ख्वाबों को मोदी ने चुकनाचूर कर दिया। अरे कुछ तो शर्म रखो बीजेपी वालों। 24 लाख बच्चे और आप बोल रहे हैं खाली 1500 का हम री एग्जाम कराएंगे, वो ग्रेस मार्क्स ले लेंगे। अरे पूरा री एग्जाम होना चाहिए। एनटीए बकवास है, उसका जो हेड है वो आरएसएस का संघी है मध्य प्रदेश का। इन लोगों को मतलब ही नहीं है। ये संघियों को क्या मालूम मेडिसिन क्या होता, टेक्निकल क्या होता, जो खुद उनके ताल्लुक रखने वाले जो सेवक हैं, जो मुल्क के वजीर आजम बन गए, वो खुद बोले कि भाइयों बहनों मुझे लगता है कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ। आप बताइए इन बच्चों का क्या होगा?